हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप सबने एनटीए की नोटिफिकेशन देख ली होगी जो 28/2020 को रिलीज़ हुई है, जिसके अंदर एनटीए ने बताया है कि आप सितंबर के मंथ में वो सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना स्टार्ट करेगा, जिसमें उसने एनटीए यूजीसी नेट की डेट्स भी निकाल दी हैं, जिसके अंदर 16 to 18 सितंबर में पहली आपकी राउंड होगा और 21 to 25 सितंबर तक आपका दूसरा राउंड होगा इस एग्ज़ाम का। और जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 15 डेज़ बिफोर आपके एडमिट कार्ड्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे साइट के ऊपर। ओके, सो अब जब एग्ज़ाम आने वाला है, सो आई थिंक यू मस्ट स्पीड अप द प्रिपरेशन। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं कर लेते तब तक कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका तजुर्बा नहीं होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बट स्टिल जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा देन यू कांट डिसाइड। और कहीं ना कहीं आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, आई नो दैट द क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड। आपको जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तब तक आपको उन्हें अप्लाई करना भी नहीं आएगा। तो मैं इस सीरीज़ के अंदर आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, साथ के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आता है या आपको अपने आप सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल पर। मैं वो अपनी जीमेल आईडी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द वॉलेटाइल स्टेट ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का जो हमारा सिंबल होता है वो होता है Hg, और इसका जो एटॉमिक स्टेट होती है वो वॉलेटाइल होती है। मींस इट कैन ईजिली इवेपोरेट, इट कैन ईजिली कन्वर्ट इट्स स्टेट टू एयर। ओके, सो बेसिकली मर्क्यूरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में फाउंड होती है, पर वो वॉलेटाइल स्टेट में भी प्रेजेंट होती है अपनी एटॉमिक फॉर्म में। उसके बाद इसमें पैरोक्सिल रेडिकल कौन सा है? दिस इज़ द पैरोक्सिल रेडिकल। ओके, इधर और जो और हैं उन्हें आप जानते होंगे, हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो गया और ये बाकी के रेडिकल्स हो गए। उसके बाद ये है कि इसमें ये पूछ रहा है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है अलग अलग इकोसिस्टम की, उनको अरेंज करना है हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ यील्ड। ठीक है, वो क्या प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, क्या यील्ड कर रहे हैं, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो इसके अंदर क्या है कि पहले हम देख लेते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर ऑर्गेनिक मैटर मेड बाय फोटोसिंथेसिस माइनस रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनेंस, या फिर कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया है, उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स अपने आप के लिए यूज़ कर लेते हैं, अपनी रेस्पिरेशन या और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बचेगा जो कि कंज्यूमर्स कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको उस ऑर्गेनिक मैटर को बायोमास बोला जाता है। तो जो बायोमास बचेगा दैट वुड बी द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो मैंने आपको दो तरह से इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है, आपको जिस तरह से समझ में आए आप उस तरह से समझिए, पर ये कॉन्सेप्ट आपकी दिमाग में एकदम एम्बेडेड होना चाहिए, क्योंकि एनपीपी पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक ही पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आपको एनपीपी के ईजिली देखने के लिए मिल जाते हैं। सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज़ एनपीपी, व्हाट इज़ जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो अब आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है कि इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे हाई होती है। ठीक है, इसको मैं डार्क में शो कर रही हूँ कि सबसे हाई इसकी होती है। फिर एक छोटा हाई सेकंड नंबर पे आ जाओ, वो होता है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट का। वुडलैंड और श्रब्स जो होते हैं उनका और थोड़ा हो जाता है, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स बिल्कुल ही ख़त्म है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताएंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएंगे पहले, देन कम्स द ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, then comes the woodland and shrubland, and then comes the temperate grasslands. Okay, so this is the decreasing NPP. Moving on to the next question, which of the following is the correct sequence of secondary cereal vegetation development on any habitat? तो दो तरह की सक्सेशंस होती हैं, प्राइमरी सक्सेशन होती है और सेकेंडरी सक्सेशन होती है।
तो जो प्राइमरी सक्सेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, जो भी कोई स्पीशीज़ आएगी वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगी, बैरन लैंड पे आएगी, ठीक है, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की लाइफ नहीं है, उस जगह पर आकर एक स्पीशीज़ अपने आप को स्टैब्लिश करेगी। सेकेंडरी में क्या है कि वहाँ पे पहले लाइफ रही है, वहाँ पे पहले बेस बना हुआ है, पर किसी हादसे की वजह से वो वहाँ पे कोई लाइफ अब प्रेजेंट नहीं है, तो कोई एक सेकेंडरी दूसरी स्पीशीज़ आएगी और अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश कर लेगी। और हो सकता है पुरानी स्पीशीज़ भी वहाँ पर हो, पर बहुत कम अमाउंट में हो, वो अपने आप को बचा ना पाए, और जो नई स्पीशीज़ आई है वो पुरानी स्पीशीज़ को हटा के और अपने आप को स्टैब्लिश कर लेती है। तो ये प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, एक्सेसिस मीन्स इस्टेब्लिशमेंट, देन कम्स द एग्रीगेशन, आप अपने आप को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, यू विल इंक्रीज योर नंबर, देन कम्स द इन्वेजन, जब कोई फॉरेन अटैक होगा, कोई बाहर से आके नई स्पीशीज़ अटैक करेगी, तो आप उस अटैक को सर्वाइव करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, जब आप उस अटैक से बच जाएंगे देन योर स्पीशीज़ विल बी स्टेबिलाइज्ड, देन कम्स द स्टेबिलाइजेशन। सो द नंबर 1 इज एक्सेसिस, number 2 is aggregation, number 3 is invasion and number 4 is stabilization. alright, अब इसमें ये आपको 4 नाम दिए गए हैं, एबिस डेलावाई, एकोनिटम डिनोर्जम, एडिनेंड्रा ग्रिफिथी एंड एक्लेया परवीरिटिस। सो ये इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कॉमन फीचर क्या है, क्या ये एक्सटिंक्ट है, या फिर ये जिम्नोस्पर्म्स है, या फिर ये एंडेंजर स्पीशीज़ है, या फिर ये एंजियोस्पर्म है। सो द आंसर इज कि ये सारी जो आपके सामने स्पीशीज़ प्रेजेंट की गई हैं, दीज ऑल आर एंडेंजर स्पीशीज़, मीन्स दे हैव अ डेंजर of being extinct in the future, so they must be taken care of, they must be conserved properly. Okay, now Ronquier normal biological spectrum for phanerogamic flora of world exhibits one of the following sequence of occurrence of different life forms. अभी जो Ronquier साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एडवर्स कंडीशन में प्लांट की जो बर्ड्स होती हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से प्लांट्स को अलग अलग तरीके, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। तो यहाँ पे जो एक करेक्ट सीक्वेंस है वो है ये, पहले आते हैं फेनेरोफाइट्स, देन कम्स द हेमिक्रिप्टोफाइट्स, देन कम्स द थेरोफाइट्स, देन द कीमोफाइट्स, and the last ones are the cryptophytes. So this is the arrangement of the flora which Ronquier has told about. So इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको हर एक ग्रुप के बारे में डिस्कस करके बताऊंगी, because this question has also been asked several times. So just take a screenshot of this question, or you guys, I would ask you guys to make a copy and write whatever questions I am discussing with you, और उस क्वेश्चन के साथ आप अपने वर्ड्स में कॉन्सेप्ट को लिखिए, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, जिस तरह से समझ में आ रहा है आप उसको लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है देन आस्क मी अगैन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर एनी काइंड ऑफ डाउट्स, और आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू अगैन। ओके, सो आप एक कॉपी मेंटेन कीजिए, जिससे आप लास्ट मोमेंट पे जब आपका एग्जाम एकदम क्लोज हो तो आप उसमें से जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें। ऑलराइट, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अर्थवॉर्म इज मोस्ट सूटेबल फॉर वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। वेस्टलैंड रिक्लेमेशन के अंदर क्या होता है कि जो एक वेस्टलैंड है जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है उसको दोबारा से प्रोडक्टिव बनाना, तो अर्थवॉर्म की कौन सी स्पीशीज़ काम करती, कौन सी कैटेगरी काम करेगी, तो एपिजेइक जो होते हैं दे लिव ऑन द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, अबव द सॉइल और ग्राउंड यू कैन से, अबव द सॉइल। देन एनेसेइक दे लिव बिलो द सॉइल, whereas the endozoic they live below the soil but they also come above the soil in the search of food, so endozoic are used। अब endozoic क्यों यूज़ की जाएंगे, सपोज ये सॉइल है तो endozoic जो है अर्थवॉर्म यहाँ रहता है, यहाँ पे वो रह रहा है, अब वो ऊपर कैसे जाएगा, इट विल डू बोरिंग, एंड व्हेन इट विल डू बोरिंग सॉइल पार्टिकल्स को तोड़ेगा वो, ठीक है, केमिकल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे उनको तोड़ेगा, तो इस तरह से क्या होगा, वहाँ का जो सॉइल का टेक्सचर है वो चेंज होना स्टार्ट होगा एंड सॉइल विल बी प्रोडक्टिव। तो इसीलिए एंडोजेक जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनको बेसिकली फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि वो सॉइल को उलट पुलट करने में बहुत हेल्प करता है। हाउ मेनी मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज have been identified in the world? Just cram this thing, there are 17 mega diverse
मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज क्या होती है, जिनके पास बहुत बड़ी रेंज ऑफ स्पीशीज़ होती है, प्लांट्स और एनिमल्स और हर तरह की। इवन जैसे कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर बटरफ्लाई की बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हैं, रेन फॉरेस्ट के अंदर हर चीज़ की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो इस तरह से कंट्रीज़ के अंदर जब देयर इज़ अ वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट, तो उसको मेगा बायोडाइवर्स कंट्री बोला जाता है। तो 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ हैं, जिनमें कौन कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, कॉन्गो, इक्वेडर, इंडिया, इंडोनेशिया, मडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेनेजुएला. You all should just learn these 17 countries because sometimes odd one out भी पूछा जा सकता है आपसे. Now, which one of the following is an ex-situ method of biodiversity conservation? ex-situ method में क्या होता है कि हम किसी भी स्पीशीज़ को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, या हम क्या करेंगे ex-situ में मोस्टली क्या होता है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर लिया, सीड्स को प्रिजर्व कर लिया, डीएनए को प्रिजर्व कर लिया, तो ठीक है, हम कुछ पार्ट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं जिससे हम आगे स्पीशीज़ को जब चाहें तब ग्रो कर सकें. तो यहाँ पे सीड स्टोरेज है, डीएनए बैंक है, टिश्यू कल्चर है, तो ये सभी क्या हैं? ex-situ. These all are ex-situ methods of biodiversity conservation. Which one of the following is methyl isocyanate based pesticide? Sevin, which is also known as carbaryl, Temix, which is LD-carb, Furadon, which is also known as carbofuran. तो ये तीनों ही MIC based fertilizers हैं, pesticides हैं, sorry. Okay, so these all are MIC based pesticides. MIC was the chemical that was the reason for Bhopal gas tragedy. Okay, I will discuss about it in a separate video, but I'm just telling you that MIC was the methyl isocyanate was the reason for Bhopal gas tragedy. The sequence of fossil fuels in the order of higher to lower heating value. तो उसमें सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन, then comes the natural gas, then comes the petroleum and then comes the coal. तो हायर हीटिंग वैल्यू, सबसे ज़्यादा हीटिंग वैल्यू इसकी है, ठीक है. then comes, this is the way it goes, कोल का सबसे नीचे आ जाता है, so coal is like this. Okay. The process of splitting bigger hydrocarbons into smaller hydrocarbons कार्बन मॉलिक्यूल इज नोन एज क्रैकिंग. क्रैक हो रहा है हाइड्रोकार्बन, बड़ा हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल क्रैक होके और स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स बनाएगा. पायरोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन, इन सब में क्या हो रहा है? फायर के थ्रू सारा काम हो रहा है, ठीक है. तो आंसर क्या है इसका? क्रैकिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? तो इसमें कौन है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? NPK, विच इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ओके, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का फॉर्म है, सो इट इज हैविंग NPK. Now natural ore of radioactive materials does not contain which one of the following isotope? तो यूरेनियम 235 अवेलेबल है, प्लूटोनियम 239 अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज द आंसर. दिस वन इज द आंसर. ये प्लूटोनियम 239 जो है, इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स एंड एटॉमिक वेपन्स. ओके, यूरेनियम 238 भी अवेलेबल होता है नेचुरल ओर में, और थोरियम भी अवेलेबल होता है. I hope I'm clear about all the questions that I have discussed about here. If you have any query about any of the questions, you can just mention in the comment box. And if you have any help that you need from my side, I'm always there to help you. You still have a lot of time. Give your best and clear this exam, because most probably this time the exam will be very easy. Just stay tuned to my channel so you can just get the updates daily. Just subscribe to my channel. Press the bell icon, because I would be uploading videos every day. I'll try to upload as many videos as I can every single day. So please press the bell icon so you don't miss any of the videos, and like and share with your friends so that my videos can reach to maximum people, and those who are preparing for NET exams, so that they can receive as much as they can. Okay, so I would be really very happy if at least 10 of you would be able to clear this exam, and more would be, literally it would be a blessing. So just give your best, and all the best to you guys. Thank you very much.